नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। तो दोस्तों, मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन 69 बीपीएससी एग्जाम। तो दोस्तों, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास, यानी कि मेडियाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार। राइट, ये बिहार स्पेशल का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो इसमें हमने मॉडर्न बिहार ऑलरेडी कर लिया है और अभी हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलते रहेंगे। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे मध्यकालीन जो इतिहास है, बिहार का इतिहास है, इसमें जो क्या क्या चीज़ें हम लोग बात करेंगे उसके बारे में दिया है कि तुर्क शासन में जो बिहार है वो बात करेंगे हम लोग। स्थानीय वंश जो है कर्नाट वंश, उसके बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल में बिहार की बात करेंगे हम लोग। मुगल काल में जो है बिहार, ये भी बात करेंगे। अफगान शासन में बिहार जो शेरशाह सूरी है, प्लस सिख धर्म, इतने सारी चीज़ों का बात करेंगे हम लोग अभी। तो देखिए, पहला जो आपका तुर्क शासन में बिहार के बारे में बात किया गया कि तुर्क शासन जो है बख्तियार खिलजी के बारे में दिया गया कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है बख्तियार खिलजी को जाता है। और बख्तियार खिलजी जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दास था। आपको पता होगा कि उस समय में जो है दास रखने की परंपरा थी। लोग जो है ना जो काबिल लड़ाकू लोग होते थे उनको दास रखते थे, एज ए कमांडर के रूप में भी रखते थे। तो उसी तरह से ये जो बख्तियार खिलजी था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था ये भी आपको पता होगा। ये जो है ना मोहम्मद गोरी नाम का जो एक आक्रमणकारी था, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई किया, उसी का ये दास था। राइट, तो देखिए आगे बात करेंगे हम लोग जो बख्तियार खिलजी है क्या करने के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। और उत्तर बिहार में जो है कर्नाट वंश का शासन था। कर्नाट वंश जो है ना मिथिला जो एरिया है बिहार में, राइट, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल वगैरह जो एरिया जो नेपाल से सटा हुआ, वहाँ पे कर्नाट वंश हुआ करता था। तो उत्तर बिहार में जो है यही बोला गया कि वहाँ पे कर्नाट वंश था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण जो सफलता है वो उदंतपुरी बिहार माना जाता है, यानी कि बिहार शरीफ में एक उदंतपुरी जो है ना वो स्थित है। और पहली सफलता बख्तियार खिलजी का यही था। 1198 में इसने ऐसा किया था। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय प्लस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी था। उस लाइब्रेरी में महीनों तक जो है ना वो आग जो है ना धधकता रहा था। इतने सारे बुक्स थे उसमें, लाखों बुक था उसमें, सबको ये जो है नष्ट कर दिया गया था। राइट, तो देखिए नालंदा है प्लस विक्रमशिला जो है ना, ये आपको भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर में विश्वविद्यालय था उस समय, उसको भी नष्ट कर दिया गया था, है ना। इन विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया गया था। आगे देखिए इसमें दिया कि 1203 से 1204 में क्या है ना, नदिया बंगाल जो है पर चढ़ाई की जो सेन वंश जो है की राजधानी थी। सेन वंश की राजधानी कहा था, नदिया था। नदिया एक बंगाल में एक जगह है। उस समय सेन वंश का शासक जो था ना लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया और उसने सरेंडर कर दिया। और बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती को अपना राजधानी बना दिया। लखनऊती एक जगह है, लखनऊती आपने सुना होगा, उसी को उसने राजधानी बना दिया था। बख्तियार खिलजी की हत्या जो है किसने कर दिया, तो एक अधिकारी, उसी का एक अधिकारी था जिसका नाम है अली मर्दान, उसने कर दिया। और उसके सबको बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। आपको पता होगा इमादपुर जो है बिहार शरीफ में एक जगह है, वहीं पर इसको दफनाया गया था। राइट, आगे हम लोग बात करेंगे स्थानीय वंश के बारे में। देखिए स्थानीय वंश जो है ना, ये आपका कर्नाट वंश है। कर्नाट वंश, जैसा कि हमने आपको बोला कि ये मिथिला का जो एरिया है वहाँ पे कर्नाट वंश था। तो मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में देखिए दिया है कि पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का जो है उदय हुआ था। जब पाल वंश का पतन हो रहा था, पाल वंश की स्थापना जो गोपाल ने किया था, गोपाल धर्मपाल वगैरह जो है काफ़ी उसमें जो है ना राजा था, उसने हमने देखा था, है ना। तो ये पाल वंश के पतन के बाद ही इसका उदय हुआ था और ये कर्नाट वंश के नाम से जाना जाता है। कर्नाट वंश का बोले तो कौन था संस्थापक, ये नानदेव नाम का जो राजा थे वो उनका संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। राइट, ये इनकी राजधानी कहाँ थी, तो सिमरावगढ़ राजधानी है, जो कि मिथिला क्षेत्र में पड़ता है और वर्तमान में नेपाल में अभी। राइट, अभी जो है नेपाल में पड़ता है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय जो कर्नाटक शासक था वो था नरसिंह देव था। राइट, जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पे जो अभियान किया था, जब आक्रमण किया था, नरसिंह देव था इस समय उसके राजा थे। किसके, तो कर्नाट वंश के थे। राइट, उसने नजराना भेंट किया था क्यों, और उसको सहयोग किया था उस समय में, क्योंकि कर्नाट वंश का जो है ना सेन वंश के साथ संघर्ष चलता रहता था। क्योंकि सेन वंश को ये हराया था बख्तियार खिलजी, तो इस वजह से जो है ना इसने खुश होकर के नजराना भेंट किया था। किसने, तो नरसिंह देव नाम का जो राजा थे, जो कर्नाट वंश के थे उन्होंने। राइट, आगे देखिए इसमें दिया है क्या, कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरील तुगरील तुगन का नाम आप याद रखेंगे, ये सब पूछ सकता है, ये सब चीज़ें। कर्नाट वंश का जो है ना तुर्क जो सेनापति था जिसका नाम है तुगरील तुगन के अभियान की चर्चा भी तिब्बती धर्मा स्वामी ने किया है। राइट,
किसने किया? तो तिब्बती धर्मस्वामी ने किया। एंड सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक जो है अपने बंगाल अभियान कब किया था? तो 1324 से 25 के कर में उन्होंने क्या किया? कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक आपको पता होगा तुगलक वंश का संस्थापक था। जो गुलाम डायनेस्टी हम लोग के बाद जो आपको पता होगा कि ये खलजी डायनेस्टी आया था, और खलजी के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी आया था, राइट। गयासुद्दीन तुगलक जो है, उसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया था, राइट। तो ये जो है गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, और ये जो है दिल्ली सल्तनत का राजा था, और उसने बंगाल जब अभियान किया था तो उस समय इसने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। उससे पहले जब ये बख्तियार खिलजी गया था तो उसने विजय नहीं प्राप्त किया था, क्योंकि एक तरह से नरसिंह देव ने उसको नजराना भेंट किया, तो उसने उस पर विजय नहीं किया, आक्रमण नहीं किया था। बट गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल का अभियान किया तो उस समय इसने जो है कर्नाट वंश पे एक तरह से विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का जो शासक था वो हरि सिंह देव था, याद रखिए। और ये हरि सिंह देव जो है, हरि सिंह देव ही सब जो है लास्ट आप बोल सकते हैं कि राजा थे कर्नाट वंश के, है ना। हरि सिंह देव जो है ना 1279 से लेकर 1335 तक रहे थे, समाज सुधारक भी थे एक, ओके। और हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक थे, और उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। और इसी समय माना जाता है कि जब सुप्रसिद्ध हमारे विद्यापति जी जो थे ये कर्नाट वंश से ही संबंधित थे, और हरि सिंह मुक्ता जो है ये इनको मतलब हरि सिंह राजा जो थे इनको आश्रय दिए हुए थे, ओके। तो विद्यापति का नाम आपने काफ़ी जरूर सुना होगा, फेमस है। और देखिए पंजी प्रथा जो आपको पता होगा एक विवाह की पद्धति थी। उस समय में जो है ना मिथिला में विवाह का जो पद्धति था उसमें पंजी प्रथा था, एक मेला टाइप का लगता था उस समय, और लोग जो है दूल्हा दुल्हन के पक्ष वाले दोनों जाते थे उस मेला में, और एक दूसरे को पसंद करके वहीं पर उनकी शादी होती थी। हालांकि अब ये कम प्रचलन है, ठीक है। और लेकिन पहले जो है उस समय काफ़ी ये चर्चा में था, ओके। उसके बाद आगे देख ले हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सल्तनत काल में देखिए बहुत सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली के सल्तनत काल आपको पता होगा इसमें कई सारे डायनेस्टी था, है ना। गुलाम डायनेस्टी था, इसके बाद जो है आपका खिलजी का डायनेस्टी आया था, है ना। इसके अलावा जो है आपका अभी हमने बात किया था जो तुगलक जो है तुगलक का डायनेस्टी था, है ना। और भी कई सारे ऐसे जैसे आपका सैयद डायनेस्टी भी है, प्लस लोधी डायनेस्टी है, सारे मिलकर के सल्तनत काल का निर्माण करता है, राइट। तो अब देखते हैं हम लोग कि सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी। दिल्ली के सुल्तान और बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, राइट। इल्तुतमिश आपको पता होगा कौन था? इल्तुतमिश भी एक तरह का दास था, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि ऊपर में जो बख्तियार खिलजी जो था वो एक तरह का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक उसी तरह इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास था, राइट। और ये उसका दामाद भी था, और इसीलिए जो है बाद में जाके बहुत होशियार भी था। इस वजह से इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब मोहम्मद गौरी जो है जीत करके जब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था वो राज, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को वो राज सौंप दिया था। दिल्ली का जो तरह से सुल्तान बना था इल्तुतमिश, और गुलाम वंश का स्थापना किया था इसने। तो देखिए इसके बारे में भी किया जा रहा है कि बिहार पर अभियान जो है इसने बिहार पर अभियान किया था, प्रथम अभियान जो है ना उस समय में यही इल्तुतमिश ने किया था। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था, राइट। यह अधिकार जो है ना उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था 1225, आप याद रखिए डेट। आगे देखिए इसमें दिया कि तुगलक काल में जो है ना बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। तुगलक काल में क्या हुआ? बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण था। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था, ओके। 1324 से 25 में क्या हुआ था कि गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, आप डेट याद रखिए। कर्नाट पे कब विजय प्राप्त किया गया था? 1324 से 25 में किया गया था। अब देखिए इसमें दिया कि फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान जो है 1339 के समय बिहार आया था। फिरोज शाह तुगलक आपको पता होगा कि तुगलक वंश का एक बहुत ही इफेक्टिव रूलर था, राजा था, काफ़ी अच्छा काम किया था इसने। जैसे गरीब लोग हैं या फिर जो भिखारी लोग होते हैं, या फिर कई सारे अस्पताल वगैरह इसने खुलवाया था, है ना। इस तरह का जो वेलफेयर वाला काम था इसने किया था फिरोज शाह तुगलक। पटना और गया से उसके अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक था उसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पटना और गया से प्राप्त हुआ है। राजगीर के जो जैन मंदिर है के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण भी मिला, यानी कि जैन मंदिर में भी वो अनुदान दिया करता था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल टाइप का राजा था, वो ज़्यादा कट्टरवादी मुस्लिम राजा नहीं था वो। आगे देखिए इसमें दिया कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है ना बिहार शरीफ थी, ओके। बिहार शरीफ जो अभी नालंदा में पड़ता है वहाँ पे इसका राजधानी हुआ करता था तुगलक काल में।
उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, है ना। बौद्ध धर्म जो है एक प्रमुख सेंटर हुआ करता था उस समय बिहार शरीफ, और अभी भी आप देखेंगे नालंदा जो है बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। तुगलक काल में जो है ना बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है ना मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे, है ना। इसको मलिक बयां भी बोलते हैं। तुगलक काल में बोला जा रहा है कि बिहार के प्रशासक में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है ना मलिक इब्राहिम का है, जो कि मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा जो है बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि इनका मकबरा है बिहार शरीफ में कहाँ पर है, तो पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नाशरी में बिहार नाम का भी उल्लेख मिलता है, राइट। अब इसमें क्या दिया कि 13वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ, मिनहाज की रचना जो है ना तबकाते नासरी में भी बिहार का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग। और इससे क्वेश्चन एक पूछा गया, आपको बता दूं कि ये 64th बीपीएससी है ना। उसमें एक पूछा गया था कि ये जो तबकाते नासरी जो है ये बुक है, इसका जो है किसने किया था, तो मिनहाज मिनहाज उस सिराज नाम का जो लेखक है, यही लेखक है जिसने इसका रचना किया था, ये पूछा गया था। तो याद रखिए 13वीं शताब्दी में भी मिनहाज की रचना है ना तबकाते नासरी, इसमें बिहार का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे अफगान शासन के बारे में। अब देखते हैं कि अफगान शासन में बिहार की क्या स्थिति थी उस समय, यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है उस समय में। तो यहाँ देखिए ये बोला गया है कि भाई सिकंदर लोदी जो है 1495 से 96 में दरिया खां नुहानी की बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया था, राइट। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद, है ना, सिकंदर लोदी आपको पता होगा कि लोदी वंश का जो है ना ये संस्थापक एक तरह से माना जाता है सिकंदर लोदी। और ये जो है लोदी वंश में इसने क्या किया था 1495 से 96 में। और हाँ ये देखिए लोदी वंश जो था ये लास्ट जो वंश माना जाता है उसका दिल्ली सल्तनत का, है ना। और इसी से जो है ना आपको युद्ध हुआ था, आपको पता होगा इब्राहिम लोदी जो है उसी से युद्ध हुआ था बाबर का, है ना। पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था, उसके बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ था। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। चलिए आगे इसमें दिया है कि इसने क्या किया था कि दरिया खान रूहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया था। और ये जो देखो सिकंदर लोदी जो था, लोदी साम्राज्य इनफैक्ट माना जाता है कि अफगान ओरिजिन का था, है ना। जैसे इससे पहले आपने देखा बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत में जो थे लोग वो बहुत सारे तुर्क ओरिजिन के थे, है ना। ये जो था ये अफगान ओरिजिन का माना जाता था। आगे देखिए इसमें दिया है कि जो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, दरिया खान रूहानी का पुत्र जो है ना, इब्राहिम लोदी जो है इसके मृत्यु के बाद क्या हुआ, दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। और दूसरी ओर अफगान शासक जो है महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया था। महमूद लोदी जो था वो बाबर से बचने के लिए बिहार भाग गया। फिर क्या हुआ, बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित किया था। आपने देखा होगा कि जो घाघरा का युद्ध है उसमें अफगान को इसने पराजित किया था, है ना। और बाबर जो है प्रथम पानीपत की लड़ाई जो हुआ था 1326 ईस्वी में, याद रखिए इस चीज़ को। इसी में जो है इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके और मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर ने कई सारा युद्ध लड़ा था, जैसे कि आपका पानीपत तो मैंने बोला ही आपको, प्लस खानवा का युद्ध था, है ना। प्लस चौसा का युद्ध भी, नहीं चौसा का तो नहीं रहा, यही था। दो तीन युद्ध था, खानवा का युद्ध जो राणा संगा के साथ लड़ा गया था, आपको याद होगा, ठीक है। प्लस ये घाघरा हो गया और पानीपत का भी था। चलिए आगे देखते हैं, घाघरा युद्ध के बारे में बात करेंगे। बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था इसमें, ठीक है। घाघरा युद्ध के बारे में दिया कि बिहार में अफगानों के शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ था। शेरशाह सूरी के बारे में बात किया गया कि शेरशाह सूरी का जन्म जो है ना 1486 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या है, तो हसन खां है, जो कि सासाराम के जमींदार थे, है ना। शेरशाह सूरी के बारे में देखो दिया है कि इसका जन्म जो है ना 1486 में हुआ था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह सूरी जो है ना काफ़ी एक प्रबल राजा माना जाता है, और ये बिहार के, इसका ओरिजिन जो है बिहार से था। काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव प्लस एक टैलेंटेड राजा की श्रेणी में आते हैं शेरशाह सूरी। कई सारे काम किए थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, चाहे वो सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स हो, या फिर लैंड रिफॉर्म हो, बहुत सारा काम इन्होंने किया था, राइट। तो देखिए हम लोग बात करेंगे अब शेरशाह सूरी के बारे में। इनका जन्म जो है ना 1486 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, तो हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। तथा ये जो है ना शेरशाह बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया था, राइट। किसने दिया था, तो बहार खान नुहानी ने दिया था। और देखो क्यों दिया था शेर खां की उपाधि, तो आपको पता होगा कि जो शेरशाह सूरी थे वो क्या किया था, बचपन में ही जो है एक शेर को मार दिया था तलवार से, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम शेर खां रखा गया था। बचपन का नाम इसका क्या था, तो फरीद खां था। आगे देखिए इसमें दिया कि शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा जो है, बहार खां एक जो शासक थे उनके विधवा
का नाम था दुदू बेगम, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया था, है ना। विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। एक विधवा से विवाह किया था, ये राजा की पत्नी थी, और चालाकी से इन्होंने इस पर शादी किया था कि खुद ब खुद जो है ये राज्य जो था वो उनके अधीन आ जाएगा। राइट, पहले के ज़माने में होता था लोग शादी के द्वारा साम्राज्य का विस्तार करते थे, तो शेरशाह सूरी ने ऐसा ही किया। आगे देखिए इसमें इन्होंने दिया कि 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में, राइट, किस लड़ाई में, तो सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को भी पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, है ना, सूरजगढ़ की लड़ाई में। और 1539 में देखो चौसा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका हम लोग बात कर रहे थे। चौसा के युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं को भी पराजित किया था और उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसी समय जो चौसा के युद्ध में जब इसने क्या किया, 1539 में जब हुमायूं को पराजित किया, तब इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया कि 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम युद्ध जो है लड़ा गया था, किसके बीच में, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और इसमें सॉरी और इसमें भी हुमायूं को पराजित किया गया था। और उसने दिल्ली में फिर क्या हुआ, सूर्यवंश की स्थापना किया था, है ना। आपने देखा होगा दिल्ली में पुराना किला एक जगह है, पुराना किला जो है ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। अभी भी लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। ये आपका जो दिल्ली जू है, दिल्ली का जो चिड़ियाघर है उसके बगल में पड़ता है, कभी जाइएगा, मौका मिलेगा तो, अच्छा है, वो बनाया गया है। तो ये कन्नौज युद्ध में हम लोग बात कर रहे थे कि हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किया था। आगे देखिए इसमें देखिए 1541 में शेरशाह ने पटना को दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया था। बिहार की राजधानी पटना को बनाया था शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में। और इसका वर्णन जो है ना अब्दुल्ला के तरीखे दाऊदी में मिलता है। अब्दुल्ला जो है ये आपका एक राइटर था और इसका बुक का नाम है तरीखे दाऊदी। देखो ये पूछ सकता है तरीखे दाऊदी किसने लिखा था, अब्दुल्ला ने लिखा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। जैसे ऊपर में हमने देखा था कि तबाक़ीत नासरी जो था वो मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था, उसी तरह तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला ने लिखा है। आगे देखिए शेरशाह ने क्या हुआ कि 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ विजय किया था। राइट, रायसीन और मारवाड़ विजय किया था इसने। 1545 ईस्वी में कालिंजर के अभियान में गोला फटने से घायल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का अभियान आपने पढ़ा होगा कि इसी में इनकी डेथ हो जाता है। एक गोला जो है जो फेंका जाता है लेकिन बिल्कुल इनके पास में आकर के फट जाता है और इस वजह से जो है वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कालिंजर का अभियान इनके लिए लास्ट जीवन का जो है ना अंतिम अभियान सिद्ध हुआ था एक तरह से। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण कर दिया था, है ना। ये काफ़ी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेरशाह जब जिंदा थे ना तभी इन्होंने अपने लिए मकबरा बना लिया था। इनको पता है कि भाई आज निकल तो सबको मरना ही है, तो क्यों ना खुद ही बना लिया जाए कि बाद में जो है दूसरे लोग जो है कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो हमको कैसे पता, है ना। तो इसलिए इन्होंने मकबरा का निर्माण कराया था। और ये आपको पता होगा एक झील है उसके बीच में स्थित है, जल विरासत के नाम से भी इसको जानते हैं। चारों तरफ से जो है वहाँ पे एक झील टाइप का है और अंदर में जा करके है ना आपको बीचों बीच ये है। और आप कभी सासाराम जाइएगा तो आप जरूर इस चीज़ को देखिएगा, है ना। इसलिए इसको जल विरासत का भी जो है का भी संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, दर्जा दिया जाता है एक तरह से, है ना। तो देखिए शेरशाह की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनके पुत्र जो है ना इस्लाम शाह, उनके बेटा का नाम इस्लाम शाह था, ने इसको बनवाया था, है ना। मतलब प्रारंभ इन्होंने नहीं कर दिया था लेकिन जब इनका डेथ हो गया तो जो पूरा कंप्लीट है वो किसने किया था, तो इस्लाम शाह ने इसको करवाया था। कृत्रिम झील के मध्य यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है। ठीक है, अष्टकोणीय मतलब 8 भुजा है उसमें, 8 कॉर्नर है। और किस चीज़ से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है ना। काफ़ी एक भव्य इमारत एक तरह से माना जाता है इसे। और इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन प्लस जो इस्लाम का जो है स्थापत्य कला, है ना, ये मिक्सचर है, ये दोनों चीज़ का है। आगे देखिए इसमें ये है कि शेरशाह ने जो है ना अपने बिहार में क्या है रोहतास किला भी बनवाया था। ठीक है, रोहतास जो है वही सासाराम में पड़ता है और वहीं पे इन्होंने बनाया था। शेरशाह ने देखो जब्ती प्रणाली चलाई थी जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। तो बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था, है ना। देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ था जो इसने शेरशाह ने जो किया था उसको अकबर ने भी एज इट इज़ कॉपी किया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये ज़मीन से रिलेटेड था, भूमि को मापने का एक तरीका था, जब्ती प्रणाली पूछा जा सकता है। फिर देखिए शेरशाह के शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो है ना जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया था। 1515 ईस्वी में मच्छी बार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया था। राइट, इसके ऊपर देखिए हमने ये पढ़ा कि शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो है ना जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। और बाद में जो सूर्यवंश जो था वो क्या हुआ कि 3 भाग में बट गया था। 1555 में मच्छी बार एवं सरहिंद के
युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया था, है ना। मछीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने क्या किया, सिकंदर सूरी को पराजित किया था और सूरवंश का जो है ना फाइनली एक तरह से दो एंड कर दिया गया था। आगे देखिए हम लोग मुगल काल के बारे में देखते हैं कि मुगल काल में जो बिहार का है वो क्या स्थिति था। तो देखिए इसमें बहुत सारे राजा जो है उनके बारे में लोग पढ़ेंगे, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो आपका औरंगजेब या फिर शेर क्या बोलते हैं शाहजहाँ या जहांगीर जो है, ये सब मुगल डायनेस्टी के जो है राजा थे। तो देखते हैं हम लोग इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था बिहार में। तो देखिए इसमें दिया कि शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज का जो है ना पुनः स्थापना हो गया। राइट, शेरशाह की मृत्यु के बाद बोला जाता है कुछ वर्ष तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 के ईस्वी में मुगल राज का स्थापना हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां किर्रानी जो है नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। ताज खां किर्रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र जो है ना दाऊद खां किर्रानी इसका विरोध किया था। ठीक है, दाऊद खां किर्रानी जो है इसका विरोधी था कट्टर, इसीलिए अकबर ने क्या किया, उसको दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण कर दिया था और 1576 में उसने क्या किया, पटना को जीत लिया और दाऊद खां जो किर्रानी था उसको पटना छोड़कर भागना पड़ गया। ये डेट याद रखिए 1576 है और इसी दिन जो है इसी साल क्या अकबर ने पटना को विजय प्राप्त कर लिया था। दाऊद खां जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ था, है ना। दाऊद खां अंतिम शासक सिद्ध हुआ क्योंकि अकबर के अटैक के बाद ये पटना छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया कि 1580 ईस्वी में बिहार के मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया था। राइट, अकबर द्वारा क्या हुआ, मुनीम खां, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखो। मुनीम खां जो है उसको क्या किया, बिहार को गवर्नर बना दिया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति, है ना, से 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक बनाया गया था। राइट, अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का क्या किया, प्रांतपति बनाया गया था। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था, है ना। अकबर के टाइम में है ना राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था, ये चीज़ आप याद रखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में। मान सिंह के समय क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। ओके, मान सिंह के समय देखो पटना नहीं बल्कि रोहतास बिहार की राजधानी था। और जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ था और इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था, है ना। जहांगीर के टाइम में क्या हुआ था, छोटा नागपुर यानी कि जो झारखंड का एरिया है उस समय में इसने अधिकार कर लिया था और इसीलिए उस समय हीरा और सोना वहाँ से इसको प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को, जो कि इसका बेटा था, बिहार का प्रांतपति बनाया था और इसके बाद वह यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा, यानी कि राजा का जो बेटा था वो राजकुमार होता था। आगे देखिए इसमें दिया कि औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र यानी कि पोता जो था, औरंगजेब ने क्या किया, अपने प्रिय पौत्र यानी कि इसका जो पोता था जिसका नाम था राजकुमार अजीम, इसको क्या किया 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया था और अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया था। राइट, राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया गया था। उत्तर जो है ना मुगल काल के शासक फर्रुख सियार ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राजाभिषेक करवाया था। राइट, उत्तर मुगल काल के जो शासक है फर्रुख सियार है, उसने क्या किया 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राजाभिषेक कराया। हुआ पहला मुगल सम्राट था, याद रखिएगा इस चीज़ को, पहला मुगल सम्राट है दोस्तों। जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ था। और शाह आलम द्वितीय को अभी विधिवत राजाभिषेक जो है ना 1761 ईस्वी में पटना में करवाया गया था, है ना। तो ये इस चीज़ को याद रखो आप। क्या बोला जा रहा है कि उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुख सियार ने क्या किया, 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था और वह पहला मुगल सम्राट था जिसका कि राज्याभिषेक बिहार में हुआ है ना। बाकी सारे का बिहार से बाहर हुआ था। शाह आलम, इसके अलावा जो है शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था, है ना। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि दो राजकुमार जो था मुगल काल के, उनका राज्याभिषेक क्या है, पटना में हुआ है। एक तो पहले तो फारूक सियार थे और दूसरा जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था और उसके बाद जो है ना मुगल काल कमजोर होता गया, सत्ता बिहार में बंगाल का भाग बन गया था। मुर्शीद कुली खां का बात करें तो 1727 ईस्वी में 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार बना रहा था मुर्शीद जो कुली खां है, मुगलों के द्वारा अपॉइंट किया गया था। उसके बाद सरफराज खां का नवाब बनाया गया था। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध, इसमें क्या किया, इसने सरफराज खां को पराजित कर दिया था, है ना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया था।
उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को अस्थायी बना लिया और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा था। राइट, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देखेंगे। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे अब, तो ये है सिख धर्म के बारे में कैसा है ना। तो देखिए सिख धर्म के बारे में दिया कि सिख धर्म और बिहार, आपको पता होगा कि सिख धर्म जो है गुरु नानक जी इनके जन्मदाता थे और ये बिहार में भी आए थे, है ना। और इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह थे इनका जन्म जो है बिहार में आया था, इस वजह से काफ़ी फेमस पटना जो है तीर्थ स्थल माना जाता है। पटना में जो एक गुरुद्वारा है पटना साहिब में, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, है ना, गुरु गोविंद सिंह का, जो कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। देखिए इसमें देखते हैं हम लोग कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और उन्होंने बिहार में कहाँ पे घूमे थे, तो गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर की यात्रा की थी। 9वें सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं जिनका नाम है श्री तेग बहादुर, ये क्या हुआ था, ये भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे और यहाँ पर अपनी पत्नी जो है ना, इनका पत्नी जिनका नाम है गुजरी देवी, को यहाँ पे छोड़ गए थे क्योंकि वो माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी उस समय, इसलिए वो वहाँ पे इनको छोड़ दिए थे। और पटना में फिर क्या हुआ कि उन्हीं के कोख से जो है ना गुरु गोविंद सिंह जैसे महान जो है संत का जन्म हुआ था, जो कि अंतिम सिख गुरु माने जाते हैं और 10वें गुरु भी माने जाते हैं। सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में 26 दिसंबर 1686 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है ना 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, है ना। 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था और तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है और इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। ये नाम याद रखिए कि किन्होंने इनका निर्माण करवाया है, तो महाराणा रणजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है गैस, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक के लिए इतना ही, है ना। आगे फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियोज़ में, ठीक है। तो गैस अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, प्लस मेरा टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी भी दिया है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।